Now, list matters to be raised with the permission. Shriman Samik Bhattacharya ji, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Shriman Samik Bhattacharya ji. Thank you, sir. Nothing will go on record. Today, the poor and marginalized people of West Bengal are being deprived due to vendetta politics being carried out by the TMC government. They are stripped of their rights to avail social welfare scheme by the central government. 11 major social welfare schemes are blocked by the state government. This is the direct attack on the Nothing will go on record except Bhattacharya ji's direct attack on the federal structure of this country. सारे गरीब आज मर रहे हैं पश्चिम बंगाल में इसी तृणमूल कांग्रेस की राजनीति का कारण। सर पीएम विश्वकर्मा 7.5 लाख एप्लीकेंट पश्चिम बंगाल में लागू करने नहीं दे रहे। सर पीएम जनमन महामहिम राष्ट्रपति जी का अनुरोध पर प्रधानमंत्री जी जिसको लागू किया था 3 सबसे ज्यादा वर्नरेबल कम्युनिटी जो आदिवासी का भीतर है नहीं, प्लीज 24,000 करोड़ भारत सरकार इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं लेकिन इस पश्चिम बंगाल सरकार इसको लागू करने नहीं दे रहे हैं। सर आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है and Pashchim Bengal is the only state in this country where Ayushman Bharat is not being implemented. Sir, आप you are disturbing the voice. Viశ్వకర్మ, PM Janman. No, this is not correct. Please take your seat. PMG Ayushman Bharat, PMAPY crop insurance, किसानों की क्रॉप का इंश्योरेंस पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। The worst example of vendetta politics. सब विरोध करने के लिए विरोध, गरीब मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, आदिवासी मर रहे हैं, अल्पसंख्यक मर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को मार रहे हैं, जुडिशियरी आर बीइंग अटैक्ड। सर सभी का ऊपर आक्रमण चल रहा है पश्चिम बंगाल पे। सर पीएम सूर्यघर, सर पीएम सूर्यघर 7.5 लाख एप्लीकेंट पश्चिम बंगाल में आज तक लागू नहीं हुआ। 70 लाख किसानों ने अप्लाई किया, हिंदुस्तान में एक ही जगह है वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने दे रहे हैं। सर स्मार्ट सिटी मिशन कलकत्ता का 3 शहर सर विधाननगर, दुर्गापुर एंड हल्दिया स्मार्ट सिटी उसको भी लागू करने नहीं दिया। सर एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रहा है। नहीं दे रहे। You are always disturbing the house. This is not correct. 43 members, railway projects are being stalled because of their land policy. 43 railway projects are being stalled because of their land policy. Now, Shriman Mahendra Bhatt ji. हो गया महोदय। श्रीमान महेंद्र उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के संबंध में मेरी सूचना है। मान्यवर सभापति महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य के बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यह दोनों क्षेत्र पिछले कई दशकों 1950 से यहाँ लगभग घनी आबादी यहाँ निवास करती है। 1980 में 85,000 की आबादी क्षेत्र की थी। यहाँ हजारों परिवार निवास करते हैं, नियमित रूप से नगर निगम को करों का भुगतान भी करते हैं, परंतु आज तक इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, इस भूमि पर अनेकों सरकारी संस्थान भी बने हैं। ऋषिकेश एम्स इसी भूमि पर है और सिंचाई विभाग की कॉलोनियाँ भी यहाँ बनी हुई हैं। राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण इन क्षेत्रों के नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं,
प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन जैसे केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। विकास कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा इस विषय में बार बार अनुरोध किए गए हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महोदय, अभी 3 दिन पहले ही वहाँ की जनता ने ऋषिकेश नगर में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर ऋषिकेश के बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि वहां के निवासियों को उनके वैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। एस सेल्वा गणपति जी। Honorable Chairman, sir, plastic pollution today एक मिनट stands as one of the... एक मिनट या what point about it? Sir, my point of call, rule number 267. I had given a notice to suspend the schedule and to immediately take up Indo-US trade deal. No, that 267. Sir, No, 267 has been already. 267 has been already. Nothing on 267. dispose it off, sir. You please continue. You please continue. No point of order. You will not be entertained. How many times I can give you explanation? You are going on. You are going on claiming you are right on 267. 267 rule has been already. I have given the ruling regarding that. No 267 will be entertained unless there is a very, very emergency situation. At that time I will take the house into confidence. You please sit. No 267. Continue. Continue. Plastic pollution today stands as one of the gravest environmental challenges of our time. What was once hailed as a miracle material has now become a menace, choking our rivers, contaminating our soil, and threatening marine life. India alone... No, I am not going to allow anybody to talk on 267. The ruling has been already given. Please sit. No 267, please. Please take your seat. Please take your seat. You have no right to question the chair. No right to question the chair. Demands urgent and collective action. But let us If you don't want to understand 267, then I cannot help you. in this challenge lies a tremendous opportunity. If managed wisely, plastic waste can be transformed into a resource that not only safeguards our environment but also yields significant revenue. In order to tackle the problem, we must strengthen enforcement of existing bans on single-use plastics and encourage alternatives such as biodegradable packaging. Investment in modern recycling infrastructure is essential. Segregation at source, efficient collection systems, and advanced recycling plants must be given importance. Public awareness campaigns should be intensified so that every citizen understands their role in reducing plastic consumption and ensuring proper disposal. Further, we should explore and turning waste into wealth through plastic waste or repurposed into construction materials, road surfacing, Why? and even... Why you are shouting? You sit down. You sit down first. No, this is not the way. You want to disturb everybody. No. Industries Nothing will go on record. circular economy models, we can create Accepting new speech. jobs and stimulate innovation. The environmental impact includes reduction in pollution through recycling, which reduces the volume of plastics that end up in landfills and oceans. Conservation of resources by reusing plastics, which minimizes the need for virgin raw materials, conserving energy and natural resources. Greener futures through a circular economy built on recycling fosters and sustainability and aligns with the global climate goals. I urge the Government of India to invest in research, infrastructure and policies that encourage plastic recycling and upcycling. Public-private partnership, incentives for entrepreneurs and awareness campaigns which can accelerate the transformation of plastic waste into revenue generation. Together, we can turn... Srimati Rajati ji. Thank you, Chairman, sir.
Respected sir, I wish to bring to the attention of the House the need to reinstate the fair concessions for senior citizens that were suspended during the COVID-19 pandemic. Prior to March 2020, senior citizens received concessions of 40% and 50% respectively for men and women across all classes of travel. This suspension has not been withdrawn, causing significant financial hardship to a lot of elderly citizens, many of whom rely on pensions or have no steady income. I would like to clarify that RTI records revealed that the ministry was able to save 2,560.9 crores by suspending these concessions during the COVID-19 period. At what cost are we saving this, sir? The Parliamentary Standing Committee on Railways on 2022 had recommended restoration of these concessions at least in sleeper and 3 AC classes to assist lower income travellers. Senior citizens' welfare is a matter of social justice and dignity. While the government cites a general subsidy of probably 40%, 53% for all passengers, the elderly need additional support. I urge the Minister of Railway to immediately restore these concessions, ensuring our senior citizens can travel with ease of respect while reinstating the concession for senior citizens. It should be extended in the new trains, including Vande Bharat. I also urge the government to extend the concession to the persons with disabilities and journalists. Thank you, sir. श्रीमान महाराजा संजोबा लेसंबा. Not there. Dr. Ashok Kumar Mittal. धन्यवाद महोदय. सर, मैं इस सदन का ध्यान विदेशों में बसे भारतीयों पर बढ़ते हुए हमलों और उनकी सुरक्षा के संबंध में दिलाना चाहूँगा. सर, ये इशू हमारे देश के राष्ट्र स्वाभिमान और हमारे नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है, जो भारत को छोड़कर विदेशों में जाते हैं, कुछ पढ़ाई करने जाते हैं, कुछ नौकरियों के लिए जाते हैं, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें तकरीबन 15 लाख करोड़ की फॉरेन करेंसी जो है वो मुद्रा ये लोग भेजते हैं रेमिटेंसेस के जरिए, जो कि टोटल भारत में जो फॉरेन करेंसी आती है उसका तकरीबन 15% है. सर, मैं पंजाब से हूँ और पंजाब से लाखों लोग हर वर्ष नौकरी के लिए भी जाते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं. सर, पीछे हमने देखा कि विदेशों से लोगों को डिपोर्ट किया गया जंजीरों में बांध के, और भारत सरकार ने ये कह के पल्ला छुड़ा लिया कि ये गलत तरीके से गए थे. सर, मैं आज उन लोगों की बात करने जा रहा हूं जो सही तरीके से गए थे, लीगल तरीके से गए थे, और वहां जाके रेशियल, हमारे भारतीय लोग रेशियल अटैक का शिकार हुए. सर, अभी आयरलैंड में, जो कि एक शांतिप्रिय देश माना जाता है, वहां एक भारतीय व्यक्ति को और 6 साल के मासूम बच्चे पर क्रूरतापूर्ण हमला किया गया और उसको कहा गया उनको गो बैक होम, यानी कि गो बैक टू इंडिया. यूनाइटेड किंगडम, जो हमारा अच्छा मित्र है, कि वॉल्वरहैम्पटन में रेलवे स्टेशन के नजदीक एक बुजुर्ग सिख जिसका नाम श्री नवप्रीत सिंह जी था, उनकी पगड़ी तक उछालने का, उतारने का दुस्साहस किया गया. महोदय, पगड़ी पर हमला केवल एक भारतीय पर हमला नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक आस्था और भारत की गरिमा पर चोट है, जो कि हमारे मित्र यूके में हुआ. सर, कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय के पास एक 20 वर्षीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. सर, यहां बात नहीं रुकती. यूएसए, जिसको हम सबसे बड़ा मित्र कहते हैं, में चंद्रनाग मल्ले की हत्या कर दी. सर, वो भी सिर काट के, गला काट के उसकी हत्या कर गए. सर, ये हमारा हाल है. क्या सर क्रूरता थी. सर, ये महज अखबारों की सुर्खियां नहीं है, ये उन परिवारों का मातम है जिन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में सुनहरे भविष्य के लिए भेजा था,
लेकिन उनके कफन में लिपटे हुए सिर्फ शरीर वापस आए। सर क्या वेदना होती होगी परिवारों की। सर भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारतीयों के खिलाफ 52 घटनाएं हुई, जो 23 में बढ़कर दुगनी से भी ज्यादा हो गई, 109 सर, और 2024 में भी 107। श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी, श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सभापति महोदय, आज पूरी दुनिया डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के एक गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा उत्पन्न हो गया है। इन तकनीकों का उपयोग झूठी जानकारी फैलाने, व्यक्तियों की नकल करने, जनमत को प्रभावित करने, नागरिकों को परेशान करने तथा निजता, सार्वजनिक विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए किया जा सकता है। एआई तकनीक, विशेष रूप से डीप फेक टूल्स, जो अत्यंत वास्तविक दिखने वाले नकली ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें तैयार करते हैं, इसने पूरे शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी की हैं। विश्व स्तर पर डीप फेक का उपयोग तेज़ी से राजनीतिक हेरफेर, पहचान की चोरी, उत्पीड़न, वित्तीय धोखाधड़ी और सामाजिक भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। यूरोपोल के 2024 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक साइबर अपराध में उपयोग होने वाली ऑनलाइन सामग्री का 90% से अधिक हिस्सा डीप फेक आधारित हो सकता है, जिसमें किसी की पहचान बनकर धोखाधड़ी सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। इसी प्रकार विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने एआई आधारित गलत सूचना को निकट भविष्य के सबसे बड़े वैश्विक खतरों में शामिल किया है, जो समाज को अस्थिर कर सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर कर सकती है। इसका असर चुनाव और लोकतंत्र पर भी पड़ रहा है। कई देशों में डीप फेक का चुनावों पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। स्लोवाकिया के 2023 के संसदीय चुनावों के दौरान मतदान से ठीक पहले एक उम्मीदवार की आवाज़ में बनाया गया फर्जी ऑडियो प्रसारित हुआ, जिसमें चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2024 के चुनाव के दौरान एआई निर्मित रोबो कॉल के जरिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की आवाज़ की नकल मतदाताओं से वोट न करने की अपील की गई, जिसके बाद वहां की सरकार को संघीय जांच शुरू करनी पड़ी। ताइवान ने भी चुनावों के दौरान विदेशी तत्वों से जुड़े डीफेक दुष्प्रचारों की अभियानों की सूचना दी है। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि एआई जनित गलत सूचना बहुत तेज़ी से फैलती है और अक्सर तथ्य जांच से पहले ही जनमत को प्रभावित कर देती है। और इसी तरह से पूरे दुनिया में फ्रॉड और ये हो रहा है। और भारत में भी जो पुरानी कानून है उसको बदलने की ज़रूरत है। डीफेक की स्पष्ट कानूनी परिभाषा और इसके दुर्भावपूर्ण उपयोग को अपराध घोषित करना, एआई निर्मित सामग्री की अनिवार्य पहचान और वाटर मार्किंग करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और समयबद्ध कंटेंट हटाने की व्यवस्था करना, पुलिस और चुनाव अधिकारियों के लिए एआई आधारित पहचान। श्रीमान राव जड्डा जी। सर, आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहाँ तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर, आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा,
उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर, दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए सर। सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन सर वो हार्मफुल केमिकल है जिससे डिजीनेस, हेडेक, हार्ट फेलियर, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सर, वर्ष 2014-15 से लेकर 25-26 के बीच में जितने भी सैंपल्स की जांच हुई उसमें 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई, यानी कि हर 4 सैंपल्स में 1 में मिलावट पाई गई। न जाने कितने बीमार हुए, कितने अस्पताल में गए और कितनों की जानें चली गई। सर, फूड अडल्ट्रेशन इज अ रेजिंग हेल्थ क्राइसिस और खास तौर पे ये बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास तौर पे एक खतरे की घंटी है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात वो है सर कि जो प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं लेकिन इंटरनेशनली बैन हो गए, जैसे कि इस देश की 2 सबसे बड़ी गरम मसाले बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूएस, यूके और इनफैक्ट पूरे यूरोप में इसलिए बैन हो गए क्योंकि उनके अंदर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स पाए गए। वो मसाले भी आज भारत में बेचे जाते हैं और धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। हम वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम दोस प्रोडक्ट्स। सर, हालात ये है कि और देशों के अंदर जिन फूड आइटम्स को पालतू जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, वो हमारे देश में धड़ाधड़ ये कंपनियां बेच रही हैं। सर, मैं इस संदर्भ में कुछ सुझाव लाया हूं। पहला सुझाव, FSSAI जो हमारा रेगुलेटर है उसे मजबूत करिए, एडुकेट मैन पावर दीजिए, एडुकेट लैब टेस्टिंग दीजिए। दूसरा, जो फाइन्स और पेनल्टीज हैं वो फाइनेंशियली मैनेजेबल है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। थर्ड, पब्लिक रिकॉल मैकेनिज्म होना चाहिए। यदि किसी एक प्रोडक्ट में मिलावट पाई जाए तो उसको पब्लिकली नेम और शेम कर मार्केट से रिकॉल करें और मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स की एडवर्टाइजमेंट बंद किया। संजय यादव जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, बिहार सामाजिक न्याय आंदोलनों की एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भूमि रही है, जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, बाबा एक कौम अब्दुल कयूम अंसारी, बाबू जगजीवन राम, फनेश्वरनाथ रेणु, मंडल आयोग के अध्यक्ष BP मंडल जी, मंडल मसीहा आदरणीय शरद यादव जी, समता, सामाजिक न्याय और सौहार्द के प्रणेता श्री लालू प्रसाद यादव जी जैसे अनेक विचारक और नेता देश को दिए हैं। इन विचारकों ने समानता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक चेतना को बिहार में मजबूत किया। महोदय, बिहार को समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय एवं सर्वहारा वर्ग से जुड़े विषयों के अध्ययन एवं शोध के लिए एक विश्व स्तरीय शोध संस्थान की आज अत्यंत आवश्यकता है। यह मांग किसी अकादमिक आकांक्षा से नहीं बल्कि संविधान में निहित मूल्यों और बिहार की ऐतिहासिक भूमिका से उपजी एक गहरी नैतिक और बौद्धिक जरूरत है। महोदय, जिस प्रदेश ने मंडल कमीशन एवं सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा दी, जिसने वंचित समुदायों की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया, उसी प्रदेश में इन प्रश्नों पर गहन स्वतंत्र और संस्थागत शोध का अभाव एक गंभीर विडंबना है। बिहार के गरीब, खेतीहर, मजदूर, दलित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर अक्सर लाभार्थी और सरकारी फाइलों का एक आंकड़ा बनकर रह जाते हैं। महोदय, उनके संघर्ष, आकांक्षाएं और प्रतिरोध को मुख्य धारा के ज्ञान का हिस्सा नहीं बन पाते। बिहार लंबे समय से असमानता, जातिगत भेदभाव, बेरोजगारी, शिक्षा से वंचना तथा बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन एवं गरीबी जैसी संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है। आज भी बिहार की साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, गरीबी दर देश में सबसे अधिक है। महोदय, सामाजिक न्याय संबंधी विषयों पर होने वाले अधिकांश शोध महानगरों स्थित संस्थानों द्वारा किए जाते हैं, जहां जमीनी अनुभव अक्सर आंकड़ों में बदलकर अमूर्त हो जाता है। बिहार स्थित एक विश्व स्तरीय शोध संस्थान इस दूरी को पाट सकता है, जहां अध्ययन का केंद्र वही समाज हो जिसकी नियति पर नीतियां प्रभाव डालती हैं। आज सामाजिक न्याय से जुड़े कई निर्णय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ, चुनावी घोषणाएं या सतही आंकड़ों पर आधारित होते हैं। जातिगत जनगणना, समान हिस्सेदारी, भागीदारी, आरक्षण की चोरी, NFS, न्यूनतम मजदूरी, शहरीकरण, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा जैसे प्रश्न गंभीर अध्ययन की मांग करते हैं।
बिहार जिसने संघर्षों के बीच अपने अधिकारों की भाषा गढ़ी है, इस बात के लिए उपयुक्त स्थान है कि वह सामाजिक न्याय के ज्ञान का भी नेतृत्व करे। यह ज्ञान को ऊपर से नीचे थोपने के बजाय नीचे से ऊपर गढ़ने की परंपरा को मजबूत करेगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार में सामाजिक न्याय पर केंद्रित एक श्रीमान उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना करें। निरंजन बीसी जी। माननीय सभापति महोदय, ओडिशार एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपस्थापन करने सुजोग देथिबारु आपनको धन्यवाद। महोदय, ओडिशार आदिवासी भाषा कोसली, संबलपुरी, कुई, मुंडारी, हो, भूमिज, सौरा भाषा को संविधान अष्टम अनुसूची रे सामिल करने आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय भारत सरकार को सुपारिश करथिले। मातृभूमि, मातृभाषा, मार भाषा, माटीर भाषा एटा आमर परिचय एवं आमर वैभव। महोदय, आमर कोसलांचल रे तथा पश्चिमांचल रे 2 कोटी लोक कोसली भाषा कहते। कोसलांचल बलांगीर, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, कलाहांडी, नुआपड़ा, बौद्ध, सोनपुर, आठमल्लिक कोसली भाषा, संबलपुरी भाषा कहते। महोदय, यही भाषा समृद्धिशाली भाषा, कोसल राज्य अमल यही भाषा प्रचलित अच्छी, ताकू संविधान अष्टम अनुसूची रे सामिल करागले 2 कोटी लोकंकर उपकार है। महोदय, आउ गोटे आमर आदिवासी भाषा सौरा भाषा, से सौरा भाषा को महोदय आमर शबर, लांजिया सौरा, लंबा लांजिया सौरा, अर्सी सौरा, बसेत सौरा, जारा सबर, किरात सबर, विराट सबर, बेसु सबर एमाने सब 15 लक्ष ऊर्ध्व यही भाषा को व्यवहार करुछंती। तापरे आमर मुंडारी भाषा, जहाँकि भगवान बिरसा मुंडांकर भाषा, जहाँ क्रांतिवीर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा व्यवहार करुले मुंडारी भाषा को, से भगवान बिरसा मुंडांकर भाषा मुंडारी भाषा। मुंडा संप्रदायर आदिवासी भाई भौणी माने कथबार्ता होउछंती, तांकर भाषा रे से माने कथा होउछंती, किंतु पढ़ी पारु नांती, लेखि पारु नांती, इंटरव्यू दे पारु नांती। से भली आमर भाषा रही कुई भाषा, आमर कंध, डंगरिया कंध, झरणिया कंध, राजा कंध, ये कंध संप्रदायर लोक प्राय 18 लक्ष कंध यही भाषा कुई भाषा को कहते। हो मुंडारी हो भाषा, भूया भाषा, भूमिज भाषा अच्छी मधु, भूमिज भाषा को भूया, पाउड़ी, भूया आदिवासी से माने कथबार्ता होउछंती। तापरे केवल पृथ्वीर प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय किस आदिवासी विश्वविद्यालय रे हो मुंडारी, भूमिज, कुई, सौरा, गोंडी, आलचिकी सांताली भाषा रे, आदिवासी भाषा रे, निजर मातृभाषा रे केवल पाठ पढ़ा होची महोदय किस आदिवासी विश्वविद्यालय रे। तेणु एटा को संविधान अष्टम अनुसूची सामिल करिवार कथा। आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहितिले जे मातृभूमि मातृभाषा रे ममता, जा हृदय जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा, अज्ञान रहिबे काहीं। तेणु महाराज महोदय, आमर ई मातृभूमि मातृभाषा आदिवासी भाषा को संविधान अष्टम अनुसूची रे सामिल करबा पई आपनक जरिया रे भारत सरकार को अनुरोध करुछि महोदय। धन्यवाद। तिरुचि शिवाजी। Thank you, Chairman, sir. Sir, I am raising an issue of grave concern, the plight of the Tamil Nadu fishermen. Sir, even myself has raised the same issue for the past more than 2 decades in the same house. Whichever government may be in place, but no solution so far. It's an ongoing, uninterrupted incident that happened in the Park Strait. The Tamil Nadu fishermen from Rameswaram, Vedaranyam, Karaikal, Pudukkottai, when they go into the Park Strait for fishing, they don't know any other livelihood. They live only upon that, and they also help the country in many ways. Whereas when they inadvertently cross an invisible international border line, the Sri Lankan Navy catch them, treat them very badly, torture them, assault them, and detain them in prison, sir. It is totally unacceptable. And the boats are also detained there. After some time, the Chief Minister of Tamil Nadu writes repeatedly letters to the Union government, and the External Affairs Minister also takes an initiative, but every time some are released, some are detained. Yesterday also some have been released, but still some are detained. Hundreds of boats are there, so that livelihood is totally at stake. Sir, we have to find a final solution to this. We cannot redraw the international boundary line. And moreover, the fishermen are not deliberately doing it. They are all very poor people, but they fight with the tides of the sea, but not with the tides of the life, and also not able to resist the atrocities of the Sri Lankan Navy.
Either the union government should prevail upon the Sri Lankan government to stop these atrocities with a strong voice, or the only solution is that retrieval of Kachativu, sir. Sir, this issue has to be resolved at the earliest because the people are very much agitated. So many strikes are going, protests are going. We are not able to console them. Every time it happens, and the way they treat is totally inhuman. And one incident I will tell that some people who have been detained, after 15 days, 2 envoys from our Indian embassy has intervened, and after that some toiletries were given, some towels and soap. Till then they were in such a pathetic and pitiable condition, and they are treated so brutally and inhuman manner. Sir, they are all Tamil Nadu fishermen, they are Indian citizens. So the government has to look into that issue, not as a state issue or very lightly, find a solution to end it. And I suggest, sir, on behalf of the people of Tamil Nadu, on behalf of the Tamil Nadu government and our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, that try to retrieve the Kachativu. That would be a solution to this issue. Thank you very much, sir. श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाषाई एवं सांस्कृतिक विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैथिली भाषा केवल बिहार या मिथिलांचल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन बौद्धिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा की एक समृद्ध और सशक्त धरोहर रही है। इसकी प्राचीनता हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती है। महाकवि विद्यापति का अमर साहित्य, तिरहुत लिपि की ऐतिहासिक परंपरा तथा वेद पुराण, दर्शन और लोक संस्कृति में मैथिली का व्यापक योगदान इसके शास्त्रीय स्वरूप को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है। माननीय सभापति महोदय, मैथिली भाषा का संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश से गहरा और वैज्ञानिक संबंध रहा है। इसकी स्वतंत्र व्याकरणिक संरचना, समृद्ध साहित्यिक परंपरा और दीर्घकालीन ऐतिहासिक निरंतरता इसे शास्त्रीय भाषा के लिए निर्धारित सभी मानकों पर पूर्ण खरा उतारती है। वर्तमान में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा जैसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसी क्रम में मैथिली भाषा भी समान रूप से इस सम्मान की पूर्ण अधिकारी है। माननीय सभापति महोदय, मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने से न केवल इसके साहित्य, शोध, शिक्षण एवं संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मिथिलांचल की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई गरिमा और पहचान प्राप्त होगी। अतः मैं सरकार से विनम्र आग्रह करती हूं कि मैथिली भाषा के ऐतिहासिक महत्व, प्राचीन विरासत और शास्त्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने हेतु शीघ्र आवश्यक पहल करने की कृपा करें। धन्यवाद। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन जी। Thank you, sir. Honorable Chairman, I wish to draw the attention of this House to the financial crisis faced by the Gram Panchayats in Karnataka due to the non-release of central funds under the 15th Finance Commission. The grants made by the Finance Commission are not discretionary, sir. These are constitutionally mandated devolutions meant to strengthen local self-governments and ensure predictable and transparent financial support to Panchayat Raj institutions. 2,133 crores meant for nearly 6,000 Gram Panchayats in Karnataka is still pending, sir. Even the first installment of rupees 1,092 crores has not been released, though the state has fulfilled all the procedural requirements. The continued withholding of the funds is both unjustified and detrimental to rural governance, sir. Because of the non-release of funds,
Panchayats are unable to pay salaries of essential staff, including sanitation workers and local administrative personnel. Routine maintenance of drinking water systems, drainage, sanitation and street lighting has been disrupted. Several panchayats have no operational funds left in their accounts to meet even basic expenses. Panchayats are constitutional institutions under Part 9 of the Constitution of India. Financial devolution to them is an obligation rooted in the principles of decentralization and cooperative federalism. When funds meant for panchayats are delayed, it is the farmer waiting for irrigation repairs who suffers. It is the rural household dependent on the drinking water supply that suffers. It is the poor, women, elderly and marginalized communities who bear the brunt of such administrative paralysis. The 15th Finance Commission was specifically tasked with strengthening local bodies and ensuring that Gram Panchayats have resources to deliver essential services. Also for Karnataka, 1,066 crores are due to Karnataka under Manrega scheme and 6,976 crores under Jal Jeevan Mission scheme. Therefore, sir, I urge the government to immediately release the pending 10,175 crores due to Karnataka's Gram Panchayats under the 15th Finance Commission and other schemes, so that the Gram Panchayats can resume the basic constitutional functions without further disruption. The people of Karnataka should not be made to bear the cost of administrative delay, and the centre must act without any further hesitation. I once again request the government to look into the matter and do the needful at the earliest. Thank you, sir. Dr. Ajit Madhav Rao Kopchade ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अत्यंत संवेदनशीलता के साथ सदन का ध्यान एक ऐसे गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो सामाजिक मर्यादा, लैंगिक गरिमा तथा समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आज देश में यह एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति बन चुकी है कि यौन क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां बिना चिकित्सकीय परामर्श लिए बिना खुलेआम बेची जा रही है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सामाजिक गरिमा के लिए सीधा और गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से यह स्पष्ट है कि बिना चिकित्सकीय निगरानी से इनके सेवन से हृदय, ब्लड प्रेशर एवं मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंच सकती है तथा असंतुलन, अत्यधिक उत्तेजना और आवेगशीलता जैसे खतरनाक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। जानकारी के अभाव के चलते इन यौन दवाओं के दुरुपयोग से अस्वाभाविक यौन गतिविधियों तथा जबरन यौन आचरण की चिंताजनक प्रवृत्तियां सामने आ रही है। इसका सबसे गहरा और पीड़ादायक प्रभाव महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय और आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ता है। ये वर्ग जिनकी आवाज भय, सामाजिक दबाव और जानकारी की कमी के कारण अक्सर दबा दी जाती है। अधिकांश घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं हो पाती है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अवैध सेक्स क्लिनिकों तथा गैर कानूनी दवा बिक्री के विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाई यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि यह समस्या अत्यंत गंभीर और व्यापक भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से यह भी संज्ञान में आया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये दवाइयां एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। इससे एक नियामक रिक्तता उत्पन्न हो गई है, जिसका दुरुपयोग असामाजिक तत्व कर रहे हैं। कुछ देशों जैसे कनाडा ने एक स्पष्ट रूप से माना है कि यौन क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों की अवैध बिक्री और दुरुपयोग मात्र स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए ऐसे कृत्यों को वहां दंडनीय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभापति महोदय, मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को यौन क्षमता बढ़ाने वाली ये अवैध बिक्री और दुरुपयोग और अनधिकृत प्रचार की रोकथाम हेतु स्पष्ट एवं बाध्यकारी केंद्रीय एडवाइजरी जारी की जाए और इन यौन क्षमता दवाओं के लिए चिकित्सकीय पर्चे की अनिवार्यता, लाइसेंसिंग मानकों का निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाया जाए। अवैध क्लिनिकों, अनाधिकृत मेडिकल स्टोर तथा अनियंत्रित ऑनलाइन एवं डिजिटल ये प्लेटफॉर्म, इनके विरुद्ध अंतर्राज्यीय समन्वय के साथ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो विषय है बहुत गंभीर है
ये गरीब समाज और खास करके ट्रांसजेंडर समुदाय और हमारा जो कमजोर वर्ग है उनके खिलाफ ये बहुत समस्याएं निर्माण हो रही है। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से समझते हुए सजात अहमद किचलू जी। थैंक यू सर। सर, चिनाब वैली जम्मू कश्मीर का एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इनका टेरेन जो है बहुत ही हिली और डिफ़िकल्ट है। यहाँ रोड एक्सीडेंट से सैकड़ों मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इन एरियाज़ में बनी हुई रोड्स को प्रॉपरली मेंटेन करना और साइड रिवर्स में प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कंसर्निंग जो सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इन इलाकों के लिए खुसूसी पैकेज दे ताकि लोगों की ज़िंदगियों को मज़ीद एक्सीडेंट से बचाया जाए। इसके अलावा सर, नेशनल हाईवे 244 पर सड़क का काम मुकम्मल होने को है, मगर इस पर 2 टनल, सुध महादेव चिनानी टनल और सिंहपुरा वाइलू टनल है, जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मेरी कंसर्निंग मिनिस्ट्री से ये गुजारिश है कि इन टनल पे जल्द अज जल्द काम शुरू करें ताकि इन रोड्स को मुकम्मल करें। इसके अलावा सर, दक्षिण मड़वा वाड़वन ये पहाड़ी इलाके हैं, ये 4-5 महीने जो हैं बर्फ़ से ढके रहते हैं और इनके जो पासेस हैं वो बंद हो जाते हैं। इनका जो पूरी दुनिया के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कंसर्निंग मिनिस्टर से कि इन इलाकों में 2 छोटे छोटे टनल बनाए जाएं। वाड़वन, मती गौरन और मड़वा सिगदी जो है ये छोटे छोटे टनल बनेंगे। लिहाजा इनका जो है आमद और रफ्त जो है वो बहाल रहेगा। इसके अलावा सर, एक रोड है मचेल गुलाबगढ़ रोड, जास्कर रोड। ये रोड सर लेह कारगिल को जोड़ने के लिए एक अल्टरनेटिव रोड बन सकती है। इस रोड के बनने से लेह कारगिल का सफ़र आसान होगा और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सड़क जो है कामयाब रहेगी। लिहाजा इसका काम जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके अलावा सर, एक रोड बनने को ये जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर वैली के साथ जोड़ने का जो है डोडा देसा कपरन रोड, अगर इस पर भी काम शुरू किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एंटायर जो हमारा डोडा जो है वो कश्मीर वैली के साथ जुड़ा जाएगा। शुक्रिया जनाब। श्रीमती जेपी मातेर हिसम जी। Thank you very much, sir, for the opportunity. I stand before you for the long pending demand for Kerala regarding All India Institute of Medical Sciences, sir. So Kerala, in one voice, from the government of Kerala to the opposition, to all the MPs, to all the MLAs, to all the 14 districts, 941 panchayats, 67 municipalities, 6 corporations, together in one voice, Kerala has been demanding for an All India Institute of Medical Sciences. So Kerala, with the high density of population, with aging population, with the high spread of non-communicable diseases, Kerala deserves an All India Medical Institute, sir. And also, sir, with the high-end technology limited, with the medical research facility being limited, with the new latest innovation being limited, Kerala ought to have been given AIIMS, sir. With lot of expectations, we waited for AIIMS, sir. But we were given AMA, sir. Sir, Honorable J.P. Nadda ji is here. Honorable Union Minister from Kerala, George Kurian sir is here. Sir, Honorable Union Minister Suresh Gopi ji was here till now, till the last 0 hour. This AIIMS issue, even he couldn't emotionally take it. That's why he has left the house, sir. Because that was his also long pending demand which the government has not considered. Sir, Kerala, if there are over 22 AIIMS in India, sir. Delhi has AIIMS.
Uttar Pradesh has 2 AIIMS, Madhya Pradesh has AIIMS, Orissa has AIIMS, Jharkhand has AIIMS, Chhattisgarh has AIIMS. The list goes on and on and on and on, sir. Kerala is also part of India, sir. Kerala is part of India. We are very much part of India. So AIIMS, something like AIIMS, when we are asking Keralam Pradikshichadu, or All India Institute of Medical Science ആണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ ശബ്ദത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എയിംസിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആമയാണ് തന്നത് സർ, ആമയെ. Sir, so when we are asking for AIIMS, how Kerala can be deprived of AIIMS, sir? What is it that we have done everything, whatever is required? How can a state be more united and make a demand like making a demand for an AIIMS? So we request, I wholeheartedly request from the bottom of my heart to Honorable Union Minister JP Nadda ji to have, and also the government, to provide an AIIMS, a world-class facility for Kerala by establishing an AIIMS in the interest of people of Kerala, sir. Jai Hind. Very good. Shriman Samirul Islam. ধন্যবাদ চেয়ারম্যান স্যার। অবশেষে আমাকে এই পবিত্র সদনে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচারের কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অবাক হয়ে যাই বারবার এই পবিত্র সদনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা বিভিন্ন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের যে অত্যাচারের কথা এই পবিত্র সদনে এর আগে অনেকবার বলেছি। পশ্চিমবঙ্গের সরকার থেকে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচারের কথা, কিন্তু অত্যাচার তো কমেইনি, বরং দিন দিন এই অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে। স্যার, বাংলা ভাষা বলা কি অপরাধ? তাদের অপরাধটা কোথায়? দিল্লি থেকে আরম্ভ করে উড়িষ্যা পর্যন্ত যে কোনো রাজ্যে আজকে বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি দাগিয়ে কখনো ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে, কখনো ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে। শ্রমিকরা, বাংলার মানুষ দেখছে, বিশ্বাসঘাতক বিজেপিকে দেখছে। আজকে বাংলা ভাষী অত্যাচারের উপরে যখন কথা বলতে যাচ্ছি, বিজেপি কি করছে সেটা বাংলার মানুষ 2026-এ জবাব দেবে। স্যার, আজকে বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ? আজকে বাংলা ভাষায় কথা বললে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে, না হলে আজকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে, না হলে অনেককে বাংলাদেশে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে এবং অনেকে এখনো বাংলাদেশে পড়ে আছে। আমি সোনালী খাতুন বলে একটা মহিলার কথা বলি, যে প্রেগনেন্ট লেডি, যার 1952 সালে জমি দলিল ছিল, তাকে দিল্লি পুলিশ মেরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনো অনেকে বাংলাদেশে পড়ে আছে। আমি পার্লামেন্টে একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি করার অনুরোধ করছি এবং এর ইনভেস্টিগেশন করা হোক। এখনো অনেক লোককে পাওয়া যাবে যারা ভারতবর্ষের বাসিন্দা, যারা এখনো বাংলাদেশে পড়ে আছে। স্যার, আজকে পাকিস্তানের ভাষাতে আমাদের দিল্লি আশেপাশের অনেক রাজ্যের মানুষ কথা বলে, তাহলে তারা কি পাকিস্তানি হয়ে গেল? আমি আপনার কাছে জানতে চাই স্যার। স্যার, আমরা যদি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার নামে যদি সার্চ করি গুগলে, তাহলে শয়ে আমরা লিঙ্ক পাবো যেখানে দেখবো কিভাবে এই নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এই বাজেটে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে একটাও কথা বলা হলো না, অথচ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার ওয়েলফেয়ার বোর্ড তৈরি করেছে। আমরা স্যার তন্ন করে খুঁজেছি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র 30 লক্ষ মতো মানুষ যারা বাংলার বাইরে কাজ করে, অথচ বাংলাতে কত লোক কাজ করে জানেন? 1.5 কোটি মানুষ, অন্য রাজ্যের মানুষ বাংলাতে কাজ করে। আপনারা একটা উদাহরণ দেখাতে পারবেন যেখানে বাংলার মানুষদেরকে, অন্য রাজ্যের মানুষকে বাংলা সরকার অত্যাচার করছে? আজকে আমরা এই মহতী সদনে বসে আছি। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এই মহতী সদন তৈরি করার জন্য শ্রম দিয়েছে, দেয়নি। পুরো সাংসদ শ্রম দিয়েছে, দেয়নি। আমি শ্রম দিয়েছি, দেয়নি। আপনি দিয়েছেন, দেননি। সেই দিয়েছে এই পরিযায়ী শ্রমিকরা। তারা রক্ত ঘাম দিয়ে এই সংসদ ভবন তৈরি করেছে, বড় বড় ব্রিজ তৈরি করেছে, আমরা যে বাড়িতে থাকি তারা তৈরি করেছে। আজকে এই বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার কেন করা হবে? শ্রীমান সুভাষিস গুন্দিয়া জি, শ্রীমান সুভাষিস গুন্দিয়া জি। Thank you, Chairman sir, for giving me the opportunity to draw your kind attention on the matter of public importance and urgency concerning the safety and security of Sri Jagannath Temple, Puri, one of the most revered religious institutions in the country and a grave threat to me as a sitting MP sir.
Sir, the physical infrastructure and security arrangements in and around the Sri Jagannath temple are in a poor condition, raising serious concerns about the safety and security of lakhs of devotees comes to Puri, sir. Despite the temple's immense religious, cultural and national importance, structural decay, inadequate crowd management systems and security lapses persist. Sir, I also place on record that a direct threat to my life as a member of Parliament Rajya Sabha has been made openly on a public social media platform. This has caused deep concern not only for my personal safety but also for the dignity and security of public representatives, sir. Sir, in this connection, one person has already been arrested by the police, establishing the seriousness of this threat, sir. Sir, I would also like to bring to the notice of this August House that such threatening and provocative messages are being repeatedly written on public walls as well, further aggravating fear and insecurity among the devotees and the general public, sir. Sir, such incidents highlight the growing security risks faced by public representatives and the urgent need for strong safety arrangements, sir, especially in sensitive high footfall religious locations like Puri, sir. I urge the government to immediately intervene, review and strengthen the security and safety infrastructure of Sri Jagannath Temple Puri through deployment of paramilitary forces from the center, including structural safety audit and modern crowd control mechanisms, sir. Ensure adequate protection for public representatives facing credible threats with strict monitoring of social media based threats, sir. Coordinate with the state government of Odisha to implement a comprehensive long-term security and conservation plan for the temple. Sir, the safety of devotees, the sanctity of Sri Jagannath temple and the security of elected representatives must be treated as a matter of the highest national priority. Thank you. Jai Jagannath, sir. Bande Utkal Janani. Kanath Purkayastha ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. At the very outset, I'd like to place on record my sincere gratitude to the Honorable Prime Minister and Honorable Minister for Railways for their visionary leadership and sustained efforts in strengthening, upgrading and expanding railway infrastructure and connectivity across northeastern region. Honorable Chairman, sir, I rise today to draw an urgent attention of this august House and the Honorable Minister for Railways to an extremely important issue concerning railway administration and operational efficacy in the northeastern region of our country, particularly the southern Assam and adjoining areas. Sir, a full-fledged railway division was established at Lamding under the Northeast Frontier Railway on 1st May 1969, initially covering a limited route between Lamding and Badarpur. With the passage of time, several additional meter gauge sections were added, substantially increasing the jurisdiction and workload of the Lamding division. Sir, by the end of 2014, all meter gauge tracks under the Lamding division were converted into the broad gauge, which significantly enhanced traffic potential as well as operational responsibility. Thereafter, several new broad gauge sections have been commissioned, further broadening the Lamding division. Honorable Chairman, sir, I would also like to highlight the proposal for a trans-Asian railway network, which is expected to become operational in the near future. This will further increase international freight and passenger traffic through the southern Assam and adjoining areas, placing enormous pressure on the existing divisional setup. Sir, moreover, this section is frequently disrupted during the monsoon season due to landslide and flooding, causing severe inconvenience to passengers and the serious logistical challenges for the railways. Sir, it is pertinent to mention that, recognizing this necessity, the Railway Board had issued a notification in 2012 for the establishment of new railway division at Silchar and Jammu. While I sincerely appreciate that the Jammu division has finally become operational in January 2025, but till date, in spite of availability of suitable lands, the establishment of proposed Silchar railway division is yet to be done. Sir, Silchar is a major urban center of southern Assam, equipped with all essential civic amenities, including educational institutions, medical facilities, air connectivity and administrative infrastructure. Moreover, the upcoming Lanka-Silchar railway line
will intersect the Arunachal Imphal railway line at Dudpatil near Silchar, where the demand for an additional railway station has already been raised. This makes Dudpatil a strategically ideal location for establishing a new railway division. Therefore, Honorable Chairman, sir, I humbly urge the Honorable Minister for Railways to look into the matter sympathetically and take positive steps to establish a new railway division at Dudpatil near Silchar in the interest of operational efficiency. Parthasarathi Reddy garu. Honorable Chairman, sir, thank you very much for the opportunity today. Sir, mic. Honorable Chairman, sir, thank you very much for the opportunity today. I wish to draw the House's attention to a growing water crisis in our Hyderabad city caused by a systematic failure in supply infrastructure, shrinking natural water bodies, and increasing dependence on water tankers. While the city is growing very fast and contributing hugely to the nation's IT and pharma and defense sectors, the drinking water sources are fast drying up and the supply system is breaking down again and again. A recent study shows that between 2000 and 2020, Hyderabad's water bodies shrank from 12,535 hectares to just 2,280 hectares, a nearly 500% decline. Natural lakes such as Usman Sagar, Himayat Sagar and Durgam Cheru have shrunk. Critical groundwater recharge reservoirs vanish, leading to acute water shortage. Compounding the crisis, the city has witnessed a sharp rise in water tanker dependency. From July 1st to July 14th last year, water tanker bookings surged to 86,520, a 36% increase compared to the same period before last year, reflecting depleted groundwater levels and failing supply systems. Sir, for rapidly expanding metropolis cities like Hyderabad, safe and sustainable access to water is not a luxury, it is a necessity. The repeated failures of pipeline infrastructure, degradation of natural water bodies, and growing tanker dependency highlight a severe monitoring and planning challenge. Sir, a recent and serious incident has underscored the fragility of the system. Water supply across large parts of Hyderabad was disrupted several days when a major leak occurred in the Krishna Phase 2 pumping main pipeline, which transports interstate river water. The leak caused after a power outage of the treatment plant, due to which middle class and below poverty families who can't afford buying water from private tankers living in large areas like Vanastelupuram, Nagol, Tarnaga, Maredpalli, Balanagar, and even defense and railway colonies suffered without water for days together, sir. Sir, since interstate rivers dam safety, Amrut scheme and bulk water projects for bigger cities come under the union list, I urge the central government to treat this as a major concern and especially focus on the state Telangana where I represent. Now question hour.